हाँ जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू इन दी ऑफलाइन एंड इन दी ऑनलाइन। हाँ जी, ऑनलाइन में जो भी स्टूडेंट हैं आप मुझे अपनी डिटेल्स बताएंगे फ्रॉम वेयर यू आर, मतलब पहले आपने कहाँ से प्रिपेयर किया है, कितना प्रिपेयर आप कर चुके हो, क्या आपकी आई थिंक फर्स्ट ओरिएंटेशन क्लास तो आपने भी ले ही ली होगी रिगार्डिंग कि क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए। बट हाँ, फर्स्ट आंसर में अभी तक जो मेरे पास है उसमें अभी रेप्लिकेट नहीं हुई है, बट धीरे धीरे हो जाएगी। ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील। तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि डेली बेसिस पे आपको क्वेश्चन जो है वो मिल जाते हैं, उसके बाद आपको आंसर लिखना होता है। देन मोर और लेस ना बट यू विल फील दैट इन दी एंथ्रोपोलॉजी कंटेंट आपको सिमिलर मिलेगा। द थिंग इज दैट हाउ यू कैन ऐड ऑन मोर इन्फॉर्मेशन, हाउ यू कैन ऐड ऑन द थिंग्स, वो आप मेंशन कर सकते हो कि नहीं, तो वहाँ फ़र्क जो है वो वहीं पर आपको शो होगा। हाँ जी, ऑनलाइन में अगर आप हो तो चैट में आप जो है बता सकते हो दैट यू आर प्रेजेंट एंड आवाज़ ठीक से आ रही है कि नहीं। भैया आवाज़ ठीक से जा रही होगी? ठीक है, ओके, तो मैं स्टार्ट ही कर रही हूँ। फाइन, तो जैसे कि हमारा डे 1 का जो क्वेश्चन था दैट इज रिलेटेड टू द यूनिट 1.1 एंड दैट यूनिट 1.1 इज टेलिंग अस अबाउट द बेसिक थिंग ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, उसके बारे में वो हमें बता रही है। सो इस क्वेश्चन में जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कि ओरिजिन और डेवलपमेंट हमें बताना है किसका, एंथ्रोपोलॉजी का, तो उसका इंट्रोडक्शन कैसे होना चाहिए, उसका प्रॉपर, अगर नॉर्मली इंट्रोडक्शन के बाद उसका बॉडी कैसा होना चाहिए। सो दिस इज द आइडल आंसर जो आपको मिल भी गया होगा, जो आपने पढ़ भी लिया होगा। ठीक है, बट मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, मैं यहाँ पर आंसर पढ़ के या इस तरीके से आपको नहीं बताऊंगी। आई एम गोइंग टू हेल्प यू इन बिल्डिंग द अप्रोच। मीन्स व्हाट, कि आपको, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, आपको प्रिपेयर करना होता है अपना जो है ऑप्शनल। आपका संडे को पेपर हो गया, उसके बाद आपको जो है सैटरडे तक प्रिपेयर करना है। उस दौरान आपका अभी का काम क्या है, अभी आपको किस तरीके से काम करना स्टार्ट कर देना है, उसमें मैं एक बार आपको गाइड करूंगी। एंड आई एम गोइंग टू टेल यू कि इस आंसर सीरीज का आपको कैसे यूज करना है। जो हमारी 500 क्वेश्चन सीरीज जो हो रही है, इसका आपको किस तरीके से यूज करना है। सो वही सिमिलर क्वेश्चन है, अब मैं वो क्वेश्चन को आपके सामने लाऊंगी एंड देन आपको देखना होगा कि किस तरीके से आप इसको जो है प्रिपेयर करेंगे। So as you can see the question discuss the origin and the development of the anthropology, और if they are asking about the history क्या है उसके बारे में आप बताइए। तो अब आपको क्या करना है, जैसे कि मैं नॉर्मली आपको बोलती हूँ कि आपको इंट्रो और कंक्लूजन वो प्रीपेयर्ड आपका बनाकर रख लेना है। उसके लिए आप क्या करोगे, यू कैन नॉट राइट एवरीथिंग, और आपने जब जो आंसर लिखे हैं इनको भी आप रेफरेंस की तरह नहीं रख सकते हो। जो आपको ये नोटबुक मिली है आपको पीडीएफ में, इसको भी आप रेफरेंस की तरह नहीं रख सकते हो। वाई? क्योंकि ये भी 500 क्वेश्चन हो जाएंगे तो इतना हो जाएगा, इसको भी एट दी एंड आप किस तरीके से, इस वजह से आप क्या करोगे, आप इस फॉर्मेट में आप बनाना स्टार्ट करोगे। आप हर एक दिन आपको क्वेश्चन मिला है, आपने उसको लिख लिया है, लिखने के बाद आपको फीडबैक मिल गया, आपको मॉडल आंसर मिल गया है। अब आपका काम क्या है, आपको मॉडल आंसर में से उसको इस फॉर्मेट में बनाना है, सो दैट कि आप आगे से सिर्फ की पॉइंट को पढ़ें और पूरा का पूरा जो आपका ये है, ये आपका कंप्लीट जो है उस तरीके से आपका हो जाए। अब उसमें आपको देखना क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में से ही है कि ओरिजिन और डेवलपमेंट आप बताइए आपका एंथ्रोपोलॉजी का। तो आप इंट्रोडक्शन डालेंगे, इंट्रोडक्शन में आप मेंशन करोगे अबाउट द एंथ्रोपोलॉजी। ये मत लिखिए आप, मैं आपको ये शेयर कर दूंगी, ठीक है, आप टेंशन अपलोड करवा दूंगी, मतलब टेंशन नहीं है। यहाँ सिर्फ मैं आपको सिखा रही हूँ, यूनिट 1 का सिखाऊंगी मैं, सिर्फ 1.1 का, उसके बाद आप खुद बनाएंगे और आप मुझे शो करेंगे कि मैम मैंने ये बनाया है। ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब हम स्मार्ट चलेंगे, इसी का आप जो है बाद में प्रिंट आउट या जो भी आपको लेना होगा आप ले लेना। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो आपको इंट्रोडक्शन में इस क्वेश्चन में ना नेचर लिखना है एंथ्रोपोलॉजी का, ना इसमें आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, कुछ नहीं लिखना है, आपको एंथ्रोपोलॉजी के बारे में लिखना है कि एंथ्रोपोलॉजी है क्या। एंथ्रोपोलॉजी क्या है, ये एक होलिस्टिक स्टडी, आप बता सकते हो किसमें, इन टाइम एंड स्पेस, होलिस्टिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन इन टोटलिटी इन द टाइम एंड स्पेस। जस्ट इस वर्ड से आप पूरा लाइन याद कर सकते हो कि नहीं, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद ये क्या करती है, ये ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में बोलती है। नेक्स्ट लाइन यू विल राइट दैट एंथ्रोपोलॉजी इट डिपेंड्स अपॉन द टू एस्पेक्ट, ह्यूमन इवोल्यूशन एंड ह्यूमन वेरिएशन। इन द ह्यूमन इवोल्यूशन वी आर टॉकिंग अबाउट द बायोलॉजिकल एंड कल्चरल इवोल्यूशन। इन द ह्यूमन वेरिएशन हम उनका बेसिक देखते हैं कि किस तरीके से एक रीजन के पर्सन दूसरे रीजन से डिफर करते हैं। सो दिस थिंग यू आर गोइंग टू मेंशन इनटू द आपका जो आपका इंट्रो होगा उसमें। नाउ
आई वुड लाइक आस्क यू, उसके बाद आप कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नेम डाल सकते हो, जैसे कि एरिस्टोटल 4th सेंचुरी BCE में आए थे, उन्होंने ये टर्म कॉइन करी थी। ये क्या है? की पॉइंट। अब जो आपको मॉडल आंसर मिला है उसका इंट्रोडक्शन है, एक बार उसको पढ़िए एंड मुझे बताना कि ये की पॉइंट सारे सेंटेंस फॉर्मेशन में कवर हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है ना? मीन्स व्हाट? दैट यू विल रीड दैट होल पैराग्राफ एंड इवन जो आपका आंसर भी, आपके नोट्स भी होंगे, उसमें से यू विल फॉर्म दैट इनटू दिस अप्रोच कि अगर ओरिजिन या डेवलपमेंट या इस टाइप का क्वेश्चन आया तो इसमें मुझे एंथ्रोपोलॉजी के बारे में ऐसा कुछ लिखना होगा। अब क्या हो जाएगा, एक इसी यूनिट 1.1 के हमारे जितना टॉपिक था वो इन्हीं क्वेश्चन के थ्रू कंप्लीट हो गया है। यस और नो? कुछ छूटा तो नहीं है? अब इसी के आपने 3 पेजेस बना लिए हैं, 3 पेजेस में आपका वो कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा। यस और नो? तो इस तरीके से आपका माइंड मैप के थ्रू पूरा का पूरा आंसर जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। फाइन। तो अब हम आते हैं कहाँ? अब हम आते हैं बॉडी में। बॉडी में आने के लिए पहले हमें क्या मेंशन करना पड़ेगा? एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नेम और उनकी बुक का नेम। टीके पेनीमन जो है उनका बुक का नेम क्या था? 100 ईयर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बताया है। एंड देन बॉडी में आप क्या मेंशन करोगे? द फेजेस ऑफ द इवोल्यूशन। और ये फेजेस फॉर्मुलेटरी, कन्वर्जेंट, कंस्ट्रक्टिव, क्रिटिकल, 4 फेजेस हमारे पास हैं। मोर और लेस आपको सिमिलर कंटेंट ये देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये उनकी बुक से उठाया हुआ है जो कि सिमिलर होगा। सो इस पॉइंट पे आप दूसरे से मार्क्स नहीं ले सकते हो। आप दूसरे से मार्क्स किस पॉइंट पर लोगे? आप दूसरे से मार्क्स लोगे ओवर दिस पॉइंट दैट यू आर गोइंग टू फॉर्मुलेट दिस डायग्राम। आप ये डायग्राम बनाओगे। अब ये डायग्राम कब बनाना है? अगर ये क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स का, ठीक है, एंड इफ नॉट 15 मार्क, 10 मार्क का आता है एंड यू डोंट हैव द टाइम टू एक्सप्लेन द थिंग्स, देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, आप इसको इस तरीके से शो करोगे। द फॉर्मुलेटरी फेज। इन द फॉर्मुलेटरी फेज यू आर गोइंग टू राइट दैट हेरोडोटस आए थे, द ग्रीक फिलोसोफर। उसके बाद एरिस्टोटल आए जिन्होंने जो है मेंशन किया। उसके बाद स्ट्रेबो एंड ल्यूक्रिटस जो है इन्होंने मेंशन किया है किसमें? फॉर्मुलेटरी फेज में। सो एंथ्रोपोलॉजी फॉर्म हुआ है क्यों? ड्यू टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप मेंशन करोगे द कन्वर्जेंट फेज। इन द कन्वर्जेंट फेज आपका क्या हो रहा था? कन्वर्जेंस हो रहा था। व्हाई? बिकॉज इन दिस फेज हमें ये देखने को मिला दैट देयर इज वन पर्सन, अगस्ट कॉम्टे, ही हैड कॉइन्ड द टर्म सोशियोलॉजी एंड इस टाइम पे हमें एक रेनेसा देखने को मिली। सो रेनेसा इज बेसिकली ब्रिंगिंग अ काइंड ऑफ फिलोसोफर, थिंकर, देयर व्यूज, इन सब चीज़ों को वो लेके आ रहे हैं। सो दिस इज रिलेटेड टू द कन्वर्जेंट फेज। यू वुड से वन थिंग दैट कि मैम इसमें तो कलर वाइज अच्छा लग रहा है, हमारे उसमें ये फॉर्म होगा कि नहीं? सो लेट मी जस्ट टेल यू, ये आपका हाफ पेज में बन सकता है अगर आप प्रॉपरली स्पेस को यूज़ करोगे। एंड इसमें याद करने का कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इसमें है वो सेम आपने लिखा हुआ भी है। सो बट अगर आप उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, अभी मोर और लेस आप देखोगे कि हर एक क्वेश्चन को आपने 2 पेजेस में ख़त्म कर दिया है। सो 2 पेजेस में ख़त्म नहीं करना है वो। समटाइम्स 15 मार्क का है तो 3 पेजेस लिखना पड़ेगा, 20 मार्क का है देन 4 पेजेस लिखना पड़ेगा, 10 में होता है 1.5, तो इस वजह से थोड़ा सा और अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है। वो किस में अच्छा करना पड़ेगा? स्ट्रक्चर में। कंटेंट वाइज आई डोंट थिंक यू हैड एनी प्रॉब्लम। कंटेंट वाइज तो नहीं होगी ना आपको प्रॉब्लम। ओके, व्हाट सोर्स यू आर रेफरिंग? जो आपने अपने कोचिंग के थ्रू प्रिपेयर किए थे। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द कंस्ट्रक्टिव फेज। सो कंस्ट्रक्टिव फेज में चार्ल्स डार्विन के बारे में ये बोला जाता है, इवन हम इसके बाद देखेंगे भी दैट देयर इज अ डिबेट ऑफ द डार्विनिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। सो उसमें हम ये देखते हैं कि सम यूज्ड टू से दैट कि एंथ्रोपोलॉजी इज द चाइल्ड ऑफ द डार्विन, बट ये चाइल्ड नहीं है डार्विन का। वाई? बिकॉज डार्विन इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द एंथ्रोपोलॉजी। सो वो चीज़ हमें मेंशन करना होगा। सो इसमें हम मेंशन करेंगे बेसिकली कि दैट देयर आर द 2 थ्योरीज, एक ऑर्गेनिक थी, एक कल्चरल थी। एंड एंथ्रोपोलॉजी को प्लेस मिला था ऑक्सफोर्ड में E.B. टेलर और L.H. मॉर्गन के एफर्ट्स की वजह से। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज द कंस्ट्रक्टिव फेज। आफ्टर दैट आपका आ जाता है क्रिटिकल फेज। क्रिटिकल फेज में हम देखेंगे कि इस टाइम पे एंथ्रोपोलॉजी एक्चुअली अपना फॉर्म ले चुका था। वाई? बिकॉज अंडमान एंड निकोबार में जो ओंजे ट्राइब थी वहाँ पर रेडक्लिफ ब्राउन ने विजिट किया था एंड उन्होंने स्टडी किया और अपनी स्टडी उन्होंने फिर आगे प्रॉपरली उसको फॉर्मुलेट किया, वर्ल्ड को बताया। तो वो एक पॉइंट निकल कर आता है।
14 और 18 में देयर इज अ स्टडी बाय द मेलानोविस्की, उसके बारे में उन्होंने मेंशन किया। देयर इज स्टडी एट द ट्रोबरी एंड आइलैंड के ऊपर जो है स्टडी करी। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्ट रिलेटेड टू दिस। तो अब इस तरीके से जस्ट टेल मी, कुड यू फॉर्म और नॉट, एंड देयर इज अ स्कोप फॉर द डायग्राम एंड इट विल एड अप द वैल्यू। व्हाई? बिकॉज एग्जामिनर बोर हो जाएगा, क्वेश्चन आता है सब यही इवोल्यूशन के फेजेस लिखेंगे। देन इन द कंक्लूजन व्हाट यू आर गोइंग टू मेंशन दैट एंथ्रोपोलॉजी फॉर्म क्यों हुआ होगा, इट इज फॉर्म्ड आउट ऑफ द क्यूरोसिटी। इफ दे वांट टू स्टडी दैट कि ह्यूमन इवोल्यूशन क्या हुआ, इफ दे वांट टू स्टडी कि ह्यूमन वेरिएशंस क्या और कैसे आए हैं, तो उसके बेसिस पे जो है वो निकल कर आता है। एंड देन यू वुड ऑल्सो मेंशन दैट ये टाइम टू टाइम इवोल्व हुआ है एंड इसमें डाइवर्सिफाइड आपको जो है इसका नेचर देखने को मिलेगा, और ये क्या है, एक वाइब्रेंट फील्ड ऑफ स्टडी है। तो ये की पॉइंट जो है, अगेन आई वुड आस्क यू कि ये आपको 3 to 4 की पॉइंट मिल रहे हैं। रीड द कंक्लूजन फॉर द फर्स्ट। है ना? इट मीन्स दैट कि इन्हीं पॉइंट को लेकर, की पॉइंट को आप पूरा सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो कि नहीं, है ना? तो अब मैं आपके सामने शो कर रही हूँ। इट डजंट मैटर कि मैंने ये लाइक डिजिटली बनाया है, आप इसको पेपर पे क्रिएट कर सकते हो। और अगर मैं इसको और छोटा करूँ, इससे छोटा तो नहीं होगा, हाँ। अब देख लीजिए, एक पेज के ऊपर आपका डिस्कस द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी वो कंप्लीट हो गया है। राइटिंग छोटा नहीं है, बट उसमें छोटा जो है हो जाता है। बट द थिंग इज दैट आप उस तरीके से फॉर्म कर सकते हो। येस और नो? आपको हर एक क्वेश्चन के लिए ऐसे बनाकर रख लेना है। अभी बनाओगे तो जितने क्वेश्चन होंगे, सपोज करो 500 क्वेश्चन में 500 पेजेस हो गए, और उसमें भी ओपन होगा। ये मैटर करता है कि एक पेज पे कितने वर्ड लिखे हुए हैं, वर्ड पढ़ने में होता है। उसके बेसिस पे कंप्लीट सिलेबस आपका जो है एक बार रिवाइज हो जाएगा और माइंड मैप की फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है? सो अगर आपको ये अप्रोच बेटर लगती है तो आप इसको अडॉप्ट करो। अगर नहीं लगती है देन आप जैसे कर रहे हो बट उसमें आप डायग्राम ऐड ऑन करते चले जाना। ठीक है? इट्स अप टू यू। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, which is asking explain the different views over the origin and the development. So origin और development के ऊपर जो है आप अपने different views दीजिए। So इस क्वेश्चन में views पूछे हुए हैं, तो एंथ्रोपोलॉजी का जो पहले वाला हमने इंट्रो लिखा था वो यहाँ नहीं काम करेगा। क्यों? क्योंकि सिमिलर एक ही यूनिट का एक ही इंट्रो नहीं बना के चल सकते हो। समटाइम्स जैसे कि पॉवर्टी के ऊपर मान लीजिए उन्होंने चैलेंजेस पूछ लिए हैं, तो उसमें आपको थोड़ा नेगेटिव से भी स्टार्ट करना पड़ सकता है। अगर उन्होंने पूछ लिया कि हाँ पॉवर्टी रिलेटेड एलिवेशन प्रोग्राम हमारे इतने चले हैं, तो उससे रिलेटेड थिंग हमें अच्छा लिख के स्टार्ट करना पड़ेगा, तो वो वेरी करता है। यहाँ उन्होंने व्यूज़ पूछे हैं, तो जब भी हमें व्यूज़ बताने होते हैं किसी के ऊपर तो हमें उस चीज़ के नेचर को दिखाना पड़ता है। तो यहाँ इंट्रोडक्शन क्या आएगा, नेचर क्या है एंथ्रोपोलॉजी का। सो एंथ्रोपोलॉजी का नेचर क्या है, दैट ये ब्रिज करती है किसको, 3 चीज़ों को, द ह्यूमैनिटी, द नेचुरल साइंसेज एंड द सोशल साइंसेज। एंड ये क्या है, इट इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच जो कॉम्प्रीहेंड करती है किसको, कॉम्प्लेक्सिटी को। एंड ये एक्सप्लोर करती है द कनेक्शन बिटवीन द वेरियस फील्ड, जो भी डिफरेंट फील्ड हैं उनके बीच में। तो यहाँ हम टू व्यूज़ की, उसके बाद आपका आ जाएगा बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में तो इन्होंने डिफरेंट व्यू पूछे हैं, तो हम डिफरेंट व्यू ही लिखेंगे। देयर आर 2 डिफरेंट व्यूज़। एक आता है क्या, द डार्विनिज्म, दूसरा आता है क्या, कॉलोनियलिज्म। तो let me just tell you, whenever you are writing something about the viewpoint, something about the comparative या इन सब चीज़ों को, तो कभी भी अगर आपको डिफरेंस लिखना होता है तो डिफरेंस आपको डिफरेंस के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। ठीक है? अदरवाइज ऐसे लिखोगे तो उससे काम नहीं चलेगा। अब इसमें आप इन डिफरेंट व्यूज़ के लिए आप इस तरीके से जो है ये एक बना सकते थे, डार्विनिज्म लिख दिया, कॉलोनियलिज्म लिख दिया, इनके बारे में हल्का सा लिखते एंड देन उसके बाद एक्सप्लेन करते। सो इसमें डार्विनिज्म में अगर हम मेंशन करें, सो आर मेरिट जो है उन्होंने बोल दिया था दैट कि एंथ्रोपोलॉजी इट इज़ अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ द डार्विन। बट यू वुड वंडर दैट कि जो डार्विन है, जब हम डार्विनिज्म की थ्योरी और उनके बारे में, नेचुरल सिलेक्शन, उन सब के बारे में जब हम बात करते हैं या डार्विन के जो रूल्स के बारे में बात करते हैं, तो एक थिंग निकल कर आता है दैट हम टाइम पीरियड को उनके अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। प्री डार्विनिज्म, डार्विनिज्म, देन पोस्ट डार्विनिज्म। प्री डार्विनिज्म जो टाइम पीरियड है उसमें इरेस्मस डार्विन, विच इज़ बेसिकली द ग्रैंडफादर ऑफ द डार्विन, वो रहे थे। और उस टाइम पे उन्होंने ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में कुछ व्यूज़ रखे थे।
आफ्टर दैट आते हैं कौन, डार्विन। एंड डार्विन ने जो है उन्होंने एक्चुअली रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए कि कैसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, कैसे नेचुरल सिलेक्शन होता है, क्यों उनके ज़्यादा एडॉप्शन के और उनके ज़्यादा सर्वाइवल के चांसेस होते हैं, दीज एंड दैट। सो उसके बेसिस पे जो है उन्होंने कुछ व्यूज़ और ये सब चीज़ें जो है मेंशन करी थी। सो इसी तरीके से हम नॉर्मल वे में या बेसिक फॉर्म में बोल सकते हैं दैट कि डार्विन जो है वो इंस्पायर्ड हुए थे ड्यू टू द एंथ्रोपोलॉजी एंड मैल्थूस हु हैज़ प्रोवाइडेड द पॉलिसी ऑफ द पॉपुलेशन। उसके बेसिस पे भी देखें तो मैल्थूस जो है उनसे इंस्पायर हुए थे डार्विन, एंड देन डार्विन स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट दी एंथ्रोपोलॉजी, उनके बारे में उन्होंने पढ़ना, व्यूज़ लगाना, ये सब कुछ स्टार्ट किया। सो उससे हम वी कैन से दैट कि जो व्यू बोलते हैं कि डार्विनिज्म के ऊपर बेस्ड है, तो दैट इज़ नॉट ट्रू। सो यू वुड राइट दैट दिस इज़ नॉट ट्रू। ये तो क्या है, ये तो उनके अफेक्ट से उन्होंने करना स्टार्ट किया था या पढ़ना स्टार्ट किया था, तो वो थिंग निकल कर आती है। नेक्स्ट, कॉलोनियलिज्म के बेसिस पे दे यूज्ड टू से कि वाई वी स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट दी एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी का जो लाइक इवोल्यूशन है वो कहाँ से हुआ है, उस बेसिस में वो बोलते हैं कि यूरोपियन एक्सपेंशन हुआ, यूरोपियन जो है डोमिनेशन हुआ, उसकी वजह से दे वांट टू नो। उससे पहले वो स्टडी नहीं करते थे, बट उसके बाद उन्होंने जो है फीचर्स और ये सब कुछ स्टार्ट कर दिया। जैसे कि अगर हम देखें H.H. रिस्ले, व्हाट ही डिड, ही जस्ट उन्होंने क्या देखा, उन्होंने रेसिस वाइज जो है ह्यूमन डिस्ट्रीब्यूशन करना स्टार्ट कर दिया। कैसे, नेजल इंडेक्स के बेसिस पे, कैसे सिफेलिक इंडेक्स के बेसिस पे। तो इनके बेसिस पे उन्होंने पूरा का पूरा उनको डिफाइन करना स्टार्ट कर दिया कि उनके फीचर जो है, उन्होंने बोला द्रविडियन के ये फीचर होंगे, मंगोलॉइड्स के ये फीचर होंगे, बंगाली टाइप क्या होगा, हिंदुस्तानी टाइप क्या होगा, ये कर दिया उन्होंने। सो अगर हम नॉर्मली बोले तो हम ये बोल सकते हैं कि क्या कॉलोनियलिज्म की वजह से, क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ आए एंड दे स्टार्टेड लाइक इनकलकेट, दे स्टार्टेड लाइक ब्रिंगिंग द इंटरेस्ट टू स्टडी ऑल दोज पर्सन। तो उसके बेसिस पे अगर हम नॉर्मली बोले तो फिर थिंग निकल कर आती है दैट कि कॉलोनियलिज्म के बेसिस पे भी वी कैन से कि वहाँ से डेवलप हुआ, बट इट इज़ नॉट लाइक कॉलोनियलिज्म की वजह से आया, क्योंकि हमारे पास इंडिया में एंथ्रोपोलॉजी बहुत लेट आया है। उससे पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ में दीज एंड दैट वहाँ कंप्लीट स्टडी हो चुकी थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था एज अ सब्जेक्ट ऑफ द ह्यूमन स्टडी, ठीक है। सो वो करना स्टार्ट कर दिया था। तो इन द बॉडी यू विल मेंशन ऑल दीज पॉइंट। आफ्टर यू विल ऑल्सो मेंशन कि बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है कि एंथ्रो का जो स्पीड है, उसकी जो ग्रोथ है एज ए सब्जेक्ट, वो बहुत स्लो हुई है। अभी भी आप देखोगे कि जब कोई पीजी करता है पोस्ट ग्रेजुएट, तो वो स्पेशलाइज सब्जेक्ट लेते हैं, तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब लेते हैं। एंथ्रोपोलॉजी इतना भी ग्रो नहीं हुआ है कि इसको आप बोलो कि मैं इसको एज ए पोस्ट ग्रेजुएट सब्जेक्ट ले रहा हूँ एंड देन फिर मैं आगे इसमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट बनूंगा या मैं आगे स्टडी में हेल्प करूंगा, दीज एंड दैट, वो पॉइंट नहीं निकल कर आता इवन। बल्कि होना ये चाहिए कि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं उनके लिए स्कोप बहुत ज़्यादा है। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में भी आपको जॉब मिल सकती है, बायोलॉजी डिपार्टमेंट में भी जॉब मिल सकती है इन सब की स्टडी करने में। सो वो एक जो है पॉइंट निकल कर आता है। पहला कि लैक ऑफ विजन जो है, विजन नहीं था दैट कि ह्यूमन स्टडी या ह्यूमन इवोल्यूशन ये इतना ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो जाएगा, इतना ज़्यादा जो है हम उसके बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे। नेक्स्ट, देयर इज़ नो शेयरिंग ऑफ द फंडामेंटल वैल्यूज़। उस केस में क्या हुआ था दैट कि सम जो स्टडी करी गई वो रिमोट एरियाज़ में करी गई, जो रिमोट एरियाज़ थे। तो रिमोट एरियाज़ में स्टडी करने की वजह से क्या हुआ, उनके बारे में डिटेल्स और ये सब चीज़ें नहीं पता चल पाई। तो उस वजह से एक पॉइंट ये भी निकल कर आता है दैट कि इस वजह से जो स्टडीज़ हैं वो पब्लिश नहीं हो पाई, स्टडीज़ का डेटा अवेलेबल नहीं होता था। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर या उनकी ड्रेसेस, डाइट, कल्चर, यू हैव टू विजिट दैट प्लेस, देन यू हैव टू ऑब्जर्व। अब वो डेटा पब्लिश होता है कि नहीं होता है, इस वजह से भी जो है इसकी ग्रोथ जो है इतनी फास्ट नहीं हो पाई। नेक्स्ट आप मेंशन करोगे क्या, द कंक्लूजन। इन द कंक्लूजन यू वुड मेंशन दैट कि इट इज़ बियॉन्ड द डार्विनिज्म एंड द कॉलोनियलिज्म, एंड ये क्या है, ये इंटरडिसिप्लिनरी लाइक इसमें क्या होती है, एंथ्रोपोलॉजी इट इम्ब्रेसेस द इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस को ये इम्ब्रेस करता है, उनके बारे में ये जो है। वाई, बिकॉज ऐसे ही नहीं आप स्टडी कर सकते हो, आपको पॉइंट वाइज स्टडी करना पड़ेगा। व्हेन यू नो द ह्यूमन देन यू विल ट्राई टू नो देयर कल्चर, उनकी उन सब चीज़ों को जो है आप जानने की कोशिश करोगे। एंड ये किस तरीके से ये प्रोग्रेसिव हो सकती है, इफ़ वी हैव द कोलैबोरेटिव रिसर्च, इफ़ वी हैव द एथिकल प्रैक्टिसेस, तभी हो सकती है, अदरवाइज नहीं।
मीन्स व्हाट, इफ द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू दे डोंट नो कि आप उनके डेटा को कैसे यूज कर सकते हो, तो आप उनकी पर्सनल डिटेल्स नहीं ले सकते. फॉर एग्जाम्पल ट्राइबल पर्सन में आप जाते हो, उनकी स्टडी करते हो, उनसे पूछ लेते हो उनकी पर्टिकुलर कि आप किसी पर्टिकुलर डिजीज़ को कैसे क्योर करते हो, उनकी लाइफ के बारे में दे आर नॉट अवेयर, वो बताना स्टार्ट कर देते हैं, एंड देन उसी को उनके अगेंस्ट अगर यूज़ कर लिया जाए इन्फॉर्मेशन को, सो वो जो है उस एथिकल प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग हमें उनको मेंटेन करना चाहिए. अगर आपको पता हो अंडमान एंड निकोबार में देयर आर सो मेनी ट्राइब्स. So Andaman and Nicobar में there is one tribe that is called as the North Sentinels. So North Sentinel के केस में उन्होंने क्या किया था, if any human they want to just go there and they want to study, तो वो उसको like inviting form में नहीं लेते हैं. तो inviting form में नहीं लेते हैं तो because of that like collaborative behavior नहीं हो सकता है. But the research should be collaborative. अगर एक ने वहाँ पे स्टडी करी है तो दूसरी कम्युनिटी उनको हेल्प करे. सपोज करो अमेरिका ने स्टडी कर ली हमारे अंडमान निकोबार में जाके, एंड इफ वी वांट टू नो समथिंग अबाउट आवर ट्राइब, देन अमेरिका शुड शेयर देयर डेटा, देयर रिसर्च विद अस. ठीक है, सो वो पर्टिकुलर थिंग जो है आप इसमें मेंशन करोगे. सो इस तरीके से ये आपका जो है आंसर का फॉर्मेट होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट आपकी आ जाती है द थर्ड अप्रोच, होलिज्म इन द एंथ्रोपोलॉजी. Again you would say that there is no scope for the diagram in this, ठीक है, but you need to draw this diagram, and this diagram is a multi-purpose diagram. ये कहीं पे भी यूज हो सकता है whenever you are talking about the different fields of the anthropology. Okay, so how this diagram, मतलब ये unnecessary नहीं मैं डालूंगी, how this diagram could be added into this. You are talking about the holism in the anthropology. Why anthropology is a holistic study of the like basic की biological anthropology, cultural, linguistic इनकी, क्योंकि यहाँ पर आप ये शो कर रहे हो दैट कि एंथ्रोपोलॉजी में कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होती है. सो दैट्स व्हाई यू कैन शो कि इसके थ्रू कि कैसे कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होती है. ठीक है, सो जस्ट टेल मी इन द फर्स्ट just once read the intro of the holism in anthropology. It is talking about all the branches of the anthropology. So if it is so, because of the all the branches of the anthropology, its nature is holistic, its nature is comprehensive. So we can show the comprehensiveness of the anthropology through this diagram. हम show कर सकते हैं. So that's why we will show that study of the mankind. It is what? It is the study of the mankind. हाँ जी, there is no one अभी present in the online, and then they would see the recorded video. They would say कि डायग्राम बड़ा नहीं दिख रहा था. ठीक है, अभी हमें तो नहीं पता चल रहा है देखिए बड़ा है कि छोटा है. अगर आप लाइव लोगे तभी आपको बेनिफिट मिल पाएगा. सो द स्टडी ऑफ द मैनकाइंड इन टर्म्स ऑफ व्हाट? द नोड, नेचर, ओरिजिन, डेवलपमेंट. सो हम उनका नेचर का स्टडी करते हैं, ओरिजिन और डेवलपमेंट का स्टडी करते हैं. वन मोर थिंग, ओरिजिन डेवलपमेंट का नेम आया वहाँ भी चिपकाया जा सकता है. नॉट ओनली इन दिस 1.3 में भी रेलिवेंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी वहाँ पे भी आराम से चिपका सकते हो. तो 1.3 में मैंने ये डायग्राम अगेन नहीं डाला, मैं बता दूंगी, आप डाल सकते हो. एंड कितने में बन जाएगा? 50% ऑफ स्पेस में आपका बन जाएगा. सो इफ देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ द 3 मार्क, देन हाफ में आप ये शो कर सकते हो, बाकी में आप अपना आंसर लिख सकते हो. सो इन टर्म्स ऑफ द नेचर, ओरिजिन, डेवलपमेंट, विच कंबाइन व्हाट? विच कंबाइन द वेरियस ब्रांचेस. एंड लेट मी टेल यू, यू वुड से बट कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि नहीं हम इसको अप्लाई कर सकते, हमें तो याद नहीं रहेगा, हम तो बना नहीं सकते हैं, याद करने का इसमें कुछ है ही नहीं. कुछ भी नहीं है, नॉर्मली चीज़ों को आपने लिखा हुआ है. जो भी मेरे जो फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट हैं ना, उन सबको मैंने ये डायग्राम्स बनाने में खुद ही लाइक सेल्फ सफिशिएंट उनको बना दिया है. एंड मैं क्लास में हर यूनिट वाइज पहले उनको बोलती थी, पहले सिखा दिया मैंने प्रॉपरली किस तरीके से. सब्सिक्वेंट क्लासेस में मैं उनको बोलती थी दैट कि अब आप फ्रेम करके लेकर आओगे. वाई? बिकॉज आपको फोकस पता है किस पर होना चाहिए. वेन एवर यू आर राइटिंग द आंसर, या इफ यू आर इन द प्रोसेस ऑफ आंसर राइटिंग, यू शुड फोकस ओवर द आंसर बिल्डिंग प्रोसेस.
क्योंकि इस प्रोसेस में जो आप सीख रहे हो ये तो आपकी सीखने की है, यहाँ फाइनल आंसर नहीं आपको करना है, यहाँ तो आंसर बनाना सीखना है और उसमें आप ये डायग्राम बनाना सीखो सो दैट पेपर में आपको बनाना या सीखने की जरूरत ना, पर यूनिट आपके पास 2 या 3 डायग्राम हो जिनको आप या तो उसमें या किसी और में, ऐसे नहीं है कि कोई वर्ड नहीं है ये है तो ऐसे ही डाल दो, बट प्रॉपरली अगर वहां पर फिट हो सकता है तभी आप बनाओ, ठीक है। सो विच कंबाइन द वेरियस ब्रांचेस, द बायोलॉजिकल, फिजिकल, देन सोशो कल्चर, आर्कोलॉजिकल एंड लिंग्विस्टिक। बायोलॉजी में क्या है, कुछ भी नहीं, इवोल्यूशन, वेरिएशन। इससे पहले हमने नहीं अभी बात करी क्या ह्यूमन इवोल्यूशन की, ह्यूमन वेरिएशन की। देन सोशो कल्चर, सोशो कल्चर इवोल्यूशन और वेरिएशन किस टर्म्स में, नॉन मटेरियल और मटेरियल कल्चर, कुछ भी नहीं है। देन आर्कोलॉजी में क्या की जाती है, एक्सकेवेशन ऑफ द फॉसिल्स, द आर्टिफैक्ट्स, एक्सकेवेशन किया जाता है। लिंग्विस्टिक में वी आर गोइंग टू फोकस ओवर द अनरिटन लैंग्वेज। सो यहाँ लिंग्विस्टिक में हम फोकस करते हैं, वाई, बिकॉज इन द लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी द फोकस ऑफ द एंथ्रोपोलॉजिस्ट इज नॉट टू रीड द इंफॉर्मेशन बट टू क्रिएट द इंफॉर्मेशन। उस लैंग्वेज को पढ़ना जो अभी लैंग्वेज है भी नहीं। सो देयर वर्क इज बेसिकली टू डेसिफर द इंस्क्रिप्शंस, टू डेसिफर देयर स्क्रिप्ट, उसको डेसिफर करना है। सो इस वजह से इट इज फोकस ऑन द अनरिटन लैंग्वेज, जो लिखी भी नहीं गई है उसके ऊपर उनका फोकस है। अब इसके बाद ये क्या करता है, ये सारा जो why anthropology is called as holistic, because it combine करती है कैसे, so that it can provide us explanation related to the behavior of the human culture. So you are doing the holism, you are doing the like holistic study of the 4 branches. Why? Because you just want to know the human nature. आप human nature जानना चाहते हो इसीलिए आप करते हो, ये आपका मेन फोकस है। So that's why ये आप जो है कंप्लीट अपना डायग्राम शो करते, कुछ भी नहीं है इसमें डायग्राम में बनाने में, बट प्रेजेंटेशन कितनी ज़्यादा जो है अच्छी लग रही है। इट्स नॉट कि ये मैंने कलरफुल बनाया है दैट्स वाई अच्छा लग रहा है, नॉर्मली भी आप बनाओगे प्रॉपर वे में तो आपका ऐसा ही अच्छा रहेगा। वन मोर थिंग कि जब भी आप इसको बनाते हो तो आपको अपने बाकी के, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये पूरा एक पेज भी बना रहे होते तो पेज पर इतना एरिया छोड़ना है, बाउंड्री में नहीं बनाना है। और जब भी आप बना रहे हो तो बनाते हुए आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा इसको, एंड देन उसके अंदर इसको बनाओ ताकि वो अलग से दिखे। देखिए पेपर में प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, ओके। देन बॉडी में आप नॉलेज क्या है डिफरेंट फील्ड की, इसमें क्या क्या रहा है होलिज्म में वो सब आप मेंशन कर दोगे, एंड देन इसमें आप ये भी मेंशन करोगे कि एटोमिज्म जो है उसके बारे में भी हम बात करते हैं, एंड देन कंक्लूजन आपका जो है वो बेसिक रहेगा रिलेटेड टू कि व्हाई इट इज़ लाइक होलिज्म, ये होलिज्म क्यों है, तो उसमें आप जो है कंक्लूजन मेंशन कर दोगे। नाउ जस्ट टेल मी, क्या आप ये अप्रोच को लाइक ग्रास्प कर पाए हो या नहीं? ऑनेस्टली टेल मी, यू आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस अप्रोच और यू वांट टू हैव अनदर, तो मैं उसी तरीके से आगे कंटिन्यू करवाऊंगी विद दिस अप्रोच। सो अभी बोल के आपने अपना काम कर लिया है मुश्किल, वाई? बिकॉज आज मैं सिर्फ 3 क्वेश्चन का ही अप्रोच आपको दूंगी, बाकी की मैं अप्रोच आपसे बिल्टअप करवाऊंगी, और मैं ये आपसे यहीं बिल्टअप करवाऊंगी 1 और 2 क्वेश्चन की। आफ्टर दैट मैं आपको पर डे बेसिस पे आपको वो करना पड़ेगा। अभी यू कैन अफोर्ड द टाइम, ठीक है, अभी आप अफोर्ड कर सकते हो कि पर डे बेसिस पे अप्रोच बनाने में आपके 1 घंटा जा रहा है, नॉट मोर देन दैट, उससे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि पर डे बेसिस पे यूनिट वाइज होता है। इस यूनिट से 3 ही क्वेश्चन था, नेक्स्ट यूनिट से देयर 7 क्वेश्चन, तो वो पर क्वेश्चन टू क्वेश्चन जो है वो वेरी करेगा, ठीक है, ओके। सो इसी के साथ ये हमारा कंप्लीट हो जाता है।